हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में, जो कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराया गया था। और ये है वन दरोगा का पेपर। तो इसको हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, बीच में मैंने ये सीरीज़ रुका दी थी, क्योंकि देखो दोस्तों, जैसे मैं आप सभी लोगों के फ़ायदे के लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा था। और एक सीरीज़ में मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा था, और दूसरी सीरीज जो दूसरा पार्ट आ रहा था उसमें पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जा रहा था, यानी कि 2 पार्टों में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो रहा था। लेकिन यार, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, देखते हो तो पूरा वीडियो नहीं देखते हो। और आपसे अगर मैं बीच में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसका जवाब नहीं देते हो, तो बहुत सारा डिमोटिवेशन आ जाता है, जिस वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग सपोर्ट करोगे, और ये वीडियो आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। मुझे इससे ना तो कोई पैसा मिलता है और ना ही मेरा ये वाला चैनल मोनेटाइज है। तो अगर मोनेटाइज भी होता है तो उत्तराखंड में कितना पैसा मिलता है आपको पता ही है। यूट्यूब से कोई पैसा, कोई अर्निंग नहीं मिलती है, और अगर होती भी है तो उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। तो अब बात करते हैं सीधे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एरिया अंडर द कर्व इन ए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट। तो बल विस्थापन आरेख में वक्र के नीचे का क्षेत्र क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है दोस्तों किया गया कार्य। तो आपने यहाँ पर देखा बल और विस्थापन का जो ग्राफ होता है, ठीक है। तो सपोज ये बल और विस्थापन का ग्राफ है, तो इसमें जो एरिया होता है, या तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, तो इस तरीके से हम इसे दिखाते हैं। तो ये वाला एरिया क्या है, तो ये वाला एरिया होता है किया गया कार्य। तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य वृक्ष कौन सा था। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य वृक्ष था वो था बांज का वृक्ष, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं, और जो ये खेजड़ी ट्री इन्होंने सही आंसर माना है, ये है दोस्तों जो खेजड़िया आंदोलन था, यानी कि जो राजस्थान वाला आंदोलन था, ठीक। तो जिसमें अमृता देवी बिश्नोई के साथ बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, तो उसमें एक खेजड़ी वृक्ष यहाँ पर था। तो यहाँ पर आंसर इसने ए दिया है, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा। इसके साथ ही एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ पर है। तो एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल के कॉर के स्क्रू नियम का दूसरा नाम क्या है। तो मैक्सवेल के कॉर के स्क्रू नियम का दूसरा नाम है दोस्तों दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो आपने ये नियम देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 उंगलियों की तरह ये काम करता है, आपने ये नियम जरूर पढ़ा होगा। और तीनों उंगलियाँ एक दूसरे के 90 डिग्री में ये होती हैं। तो जो ये वाला एरिया है ये करंट को प्रदर्शित करता है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र को, और ये वाला बल को प्रदर्शित करता है। तो ये है आपका ए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खाद्यान्न प्रणाली क्या है। तो खाद्यान्न प्रणाली जैसे कि आप सभी को पता है, जल संचयन की सदैव पुरानी एक अवधारणा है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी एक है चाल खाल, तो ये आपके पेपर में आ सकता है। तो चाल खाल का संबंध भी क्या है, जल संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाले कॉर्निया के पीछे कौन सी गहरी पेशीय मध्यपट संरचना पाई जाती है। तो पुतली के पीछे की हम बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो आपके आंखों का कलर डिसाइड करता है, ठीक है। जो बीच वाला एरिया है आपका, जो ब्लैक डॉट की तरह लगता है आपको, जिससे प्रकाश अंदर जाता है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। और उसके बाहर का एरिया जो आपके आंखों का कलर बताता है, इसको हम कहते हैं आइरिस। और यहाँ पर इसी आइरिस की बात हो रही है, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के नियमों के अनुसार यदि किसी पिंड पर शुद्ध बाह्य बल 0 है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो बाह्य बल यहाँ पर शुद्ध बाह्य बल 0 है, तो त्वरण भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में डिंबवाही नलिका को काट दिया जाता है। तो ये महिला नसबंदी है, जिसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और यदि हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में कहा जाता है वैसेक्टोमी, यानी कि शुक्र वाहिनी को यहाँ पर पुरुषों में काट दिया जाता है या उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, उसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं। लेकिन महिलाओं की बात करें तो महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी इसे कहते हैं। कॉपर टी के बारे में आपने सुना होगा। कॉपर टी कॉपर की बनी हुई एक
यहाँ पर एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे भी क्या किया जा सकता है। यहाँ पर ये भी बिल्कुल नसबंदी टाइप का ही हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, निषेचन नहीं हो पाता है या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक, और गर्भधारण को यहाँ पर रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्वरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, आप इन्हें पढ़ लेना एक बार वीडियो को स्टॉप करके। और यहाँ पर है, एक क्षण पर शून्य चाल के साथ एक आयामी गति में चलने वाले कण का त्वरण भी उसी क्षण पर शून्यतर हो जाता है। बिल्कुल सही है, तो टी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईथेन का आणविक सूत्र C2H6 आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है WBC को, और RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। 12वां क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड लिस्ट यानी कि रेड डाटा जारी करता है? तो ये लुप्तप्राय जातियों के नाम शामिल होते हैं इसमें, तो ये करता है दोस्तों IUCN, और IUCN का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। और आपको बताना है IUCN की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य प्रकाश घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है जहाँ पर धुंध में मौजूद जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश का वर्णकीर्णन करती हैं, तब कौन सी भौतिक परिघटना देखी जाती है? तो टिंडल प्रभाव, आप सभी को इसका आंसर पता है। अगला क्वेश्चन है, क्षार धातुएं सामान्यतः प्राप्त की जाती हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा ये प्राप्त की जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दाब प्रवणता क्या है? तो दाब प्रवणता क्या होती है? ऋतु परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न बल होता है उसे हम कहते हैं दाब प्रवणता। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रहों का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर इनसेट जो समूह होता है ये भू स्थिर उपग्रहों का उदाहरण होता है, और इसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 मीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाता है इन उपग्रहों को, और इनका जो परिक्रमण काल होता है ये पृथ्वी के बराबर ही होता है। ठीक है, यानी कि 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु के दिए गए समय अंतराल पर वेग समय आरेख के वक्र के नीचे का क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों वक्र आपके पास आते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, जो बल वाला था, फोर्स वाला था वो भी, या कार्य वाला जो था वो भी, और ये डिस्प्लेसमेंट वाला भी, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रस समीकरणीय बिंदु दोष कौन सा है? तो यहाँ पर रस समीकरणीय बिंदु दोष की बात की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकल दोष, यानी कि स्टियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट में क्या होते हैं? तो ये होते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक यानी कि जो पानी से डरता है तो वो अंदर की ओर होते हैं, जो आपने ये वाला एरिया देखा होगा, और जो बाहर आपने जिगजैग संरचना देखी होगी वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र सर्दियों के दौरान उच्च दाब क्षेत्र विकसित करता है? तो सर्दियों में उच्च दाब यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, लो होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा वहाँ पर प्रेशर हाई होगा। तो जो नॉर्थ हिमालय होते हैं यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, तो प्रेशर वहाँ पर क्या होगा, हाई होगा। तो सी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यानी कि जिनको हम बार बार यूज करते हैं और जो खत्म होने की कगार पर है उनको कहा जाता है पारंपरिक स्रोत। ठीक है, और गैर पारंपरिक किसे कहा जाता है? जैसे सूर्य की ऊर्जा, तो उसे हम गैर पारंपरिक कहते हैं। तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका और विकासशील विश्व के अन्य हिस्सों में विदेशों से आयातित अविसी अपशिष्ट के जमाव को विनियमित करने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा किगाली समझौता। तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि वायु में आवागमन करती है तो निर्मित उच्च दाब के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उच्च दाब यानी कि आपने दो चीज़ें देखी होगी, जब ध्वनि चलती है तो जहाँ पर अभी ध्वनि चल रही है यहाँ पर जो ध्वनि है, ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं
तो ये क्या होते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन हो जाता है, यानी कि एक जगह पर। और यहाँ पर जो कण होते हैं ये दूर दूर होते हैं, तो इसको हम विरलन कहते हैं। तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों अलग जेफरीज ने। डगलस एंजलबर्ट ने किसका आविष्कार किया था? तो ये किया था माउस का आविष्कार, यानी कि कंप्यूटर का माउस। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के निष्कर्षण में यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप से संबंधित है? तो ये 14वें ग्रुप से संबंधित है, आप सभी को ये पता है, ठीक है। और इसको अर्धचालक भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, इन यौगिकों में से लवण का उत्पादन करने वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ये होता है इथाइलिन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है और इधर से हाइड्रोजन होता है। तो ये इथाइलिन ही होता है जो लवण का उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेग में नियत परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा बल क्या कहलाता है? तो इसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जीवों को आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्लासिफिकेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नली की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? आहार नली की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं सिरोसा, और सबसे आंतरिक परत होती है इसे हम कहते हैं म्यूकोसा, ठीक है। तो सबसे बाहरी परत सिरोसा और सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बन स्रोत में योगदान नहीं देता है? तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ये कार्बन स्रोत में योगदान नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर विद्युत अर्धचालक जो होता है वो गैलियम होता है, और गैलियम आर्सेनाइड भी इसका एक उदाहरण है, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, चालक यहाँ पर हैं तीनों के तीनों, और जो गैलियम आर्सेनाइड है ये क्या है, अर्धचालक। खीरा किरमिर रोग, यानी कि कुकुम्बर मोजेक डिजीज, तो जितने भी मोजेक डिजीज आपको दिखेंगे ये सारे वायरस के कारण यहाँ पर होती है। तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन किरणों की अंतर्वेदी शक्ति यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है दोस्तों, एक तो गामा रेज की होती है और दूसरी एक्स रेज की होती है। तो सबसे ज़्यादा गामा की होती हैं, उसके बाद एक्स रेज की होती हैं, और उसके बाद होती हैं बीटा रेज, और उसके बाद होती हैं एल्फा रेज, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, एक्सरे और गामा रेज, तो ये इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम के पीछे कौन सा सिद्धांत छुपा हुआ है? तो हाइड्रोजन बम के पीछे जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो सिद्धांत छुपा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का नाभिक यहाँ पर बनाते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें सूर्य में, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन होता है, और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पर हीलियम बनाते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूर्ण रूप होता है, तो बी इसका सही आंसर है। मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि संवेग। और मैंने आपको ग्रुप में बताया था, जहाँ पर भी आपको वो और बो किसी शब्द में मिलेगा, 2-3 शब्दों को छोड़कर, वो भी मैंने आपको वहाँ पर बताए हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, किसके वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल उपस्थित होते हैं? तो यह है दोस्तों शुक्र ग्रह, यानी कि डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा किरणों में कौन से कण होते हैं? तो अल्फा हमेशा पॉजिटिव आयन यहाँ पर देता है। बीटा की बात करें तो बीटा पॉजिटिव 2 पॉजिटिव भी देता है और 2 नेगेटिव यहाँ पर आयन भी देता है। और गामा की बात करें तो ये कोई भी आयन नहीं देता, ना तो धनावेशित ना तो ऋणावेशित, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुपोषण क्या है? तो यूट्रोफिकेशन क्या है? जब किसी भी झील में जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरियाकुलम आर्द्रभूमि और कपालूर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जमीन पर बारहसिंगा केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण हमें ध्वनि की प्रबलता या कोमलता के बारे में बताता है? तो यह है दोस्तों एम्पलीट्यूड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44वां, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त के मान को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में बढ़ती है? तो इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो दोनों दिशाओं में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंतता पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर होगा? तो ये यहाँ पर बात कर रहा है, यदि कोई वस्तु, यहाँ पर आपने देखा ये पोल है, ये फोकस है और ये वक्रता त्रिज्या है यानी कि सी, और वस्तु क्या है? अनंत पर है। ठीक है। तो वस्तु अनंत की यहाँ पर बात कर रहा है, तो पहला तो इस तरीके से जाएगा और फोकस से घूम करके आ जाएगा, दूसरा फोकस से जाएगा, आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, और इधर से घूम के आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये लगभग फोकस के आसपास ये प्रतिबिंब बनेगा। तो एट द फोकस ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इसको हम थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास ये है अवतल दर्पण, ये आपने यहाँ पर पोल देखा, ये है फोकस और ये है सी, और ये यहाँ पर वस्तु अनंत पर रखी हुई है। तो अनंत पर वस्तु रखी हुई है, तो पहली रे हम निकालते हैं कहाँ से? सीधे इसके फोकस से। ठीक है। तो फोकस से निकलेगी तो ये सीधे यहाँ से सीधी गुजर जाएगी। ठीक, पहला तो स्थिति ये हुआ। दूसरी स्थिति में ये क्या करेगा? यहाँ पर सी से गुजर जाएगा और यहाँ पर टकरा के फिर वापस आ जाएगा। ठीक है। तो जहाँ पर भी ये मिलेगा तो यहाँ पर क्या है आपका? ये क्या है? इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ये है, ये आपका फोकस, ये है सी, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। पहली जो रे जाएगी यहाँ से जाएगी और यहाँ से वापस आ जाएगी। आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा। अब दूसरी स्थिति में हम बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति में क्या होगी? जो वस्तु है वो कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी। ठीक है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो फोकस पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से आकारहीन ठोस, तो ये होता है क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक। अगले क्वेश्चन, यदि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी है तो अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो आभासी और सीधी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी गई होगी? वो F और P के बीच में यहाँ पर रखी गई होगी। ये फोकस है, ये C है, तो F और P के बीच में ये वस्तु रखी गई है। ठीक है। तो पहली रे आप यहाँ से सीधी गुजारोगे और ये कहाँ से निकल जाएगी? ये फोकस से होकर, ये फोकस से होते हुए नीचे आ जाएगी। ठीक है। दूसरी रे जब आप गुजारोगे तो ये यहाँ से सीधे जो P है, P पर यहाँ पर अटैक करेगी और सीधे होते हुए कहाँ? और बाहर के लिए आ जाएगी। यानी कि यहाँ तो ये मिलेगी नहीं, तो पीछे हमें इसका प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तो पीछे यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा, तो इसे हम कहते हैं आभासी। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये क्या बन रहा है? आभासी बन रहा है। तो P और F के बीच में क्या है? आपकी वस्तु रखी गई है। तो D इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन का कौन सा एक समस्थानिक है जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं? तो ये होता है ट्राइटियम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो विलेय यहाँ पर पूछा गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये कहलाता है दोस्तों। 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो आज के 50 क्वेश्चन ये रहे। अगले वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके रिस्पांस पर ही आधारित होगी अगली वीडियो। जब आपका अच्छा रिस्पांस आएगा तभी अगली वीडियो इसकी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।